चलो मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस। और सर कल इंग्लिश। नाउ सर सुबह क्लास रखेगा चलो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। शेड्यूल में बता दे रहा हूँ आपको। देखो टाइम टेबल मंडे मैथ्स और संडे साइंस। ट्यूसडे साइंस। और संडे इंग्लिश। सर कभी कभी एसएसटी भी पढ़ना एसएसटी में गंदे मार्क्स आए। उसके लिए आपको बधाई। सर 70 अभी आपके टेस्ट लिखना जरूरी था। ऐसा था कम नंबर आए कैसे? नहीं मतलब ठीक है बट साइंस 70 कैसे होते हैं? कम होते हैं। मतलब 94.8 से ऊपर आए किसी के? टोटल एग्रीगेट सर ये डिट्टो नंबर आए थे मेरे 94 तो आपके। हाँ, एग्जैक्टली ये 94.8 है आपके किताब में। अच्छा होगा इनकी तो फोटो लगेगी। हम ये खोज है इनके ऊपर की। मतलब नहीं कोई नहीं है सर उसके 94.6। चलो नाउ हम अपने अपने लेट अस सी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बुक है सभी के पास? चलो बुक बेटा आपके पास अभिषेक नहीं है? कितने की मिलती है? खरीद लो वहाँ से। हाँ? चलो एक बुक इनको दे दो, यहाँ 2 हैं। चलिए नोट कर लिया? मैथ साइंस ही है, ठीक है। नाउ chemical reactions and equations. Now what is chemical change? chemical change से आप क्या समझते हैं? ठीक है। A change which is irreversible in nature. मान लो दूध से दही बन गया, तो अब दही से दूध नहीं बना सकते। या लकड़ी जल गई, कोयला बन गया या राख बन गया, तो राख से लकड़ी बना सकते नहीं। तो ऐसा चेंज जो वापस न लाया जा सके। अच्छा कोई फिजिकल चेंज बताओ अभिषेक। हाँ, क्योंकि आइस मेल्ट हो गई, उसको फिर से फ्रीज कर दो, तो मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस हो गई, और फिर उसके बाद आप फ्रीज कर देंगे तो फिर से आइस बन जाएगा। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस का बनना, ये फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज, यस, द चेंज विच इज इरिवर्सिबल। मोस्टली बोलो। मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो मोस्टली
विच इज इरिवर्सिबल इन नेचर। कैसे? इसी के यही दोनों का तो बेसिस है, यही बेसिस है। केमिकल और फिजिकल चेंज का बेसिस क्या है कि ये इरिवर्सिबल है और वो रिवर्सिबल, ठीक है कि नहीं, बदला नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल क्या है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क, केमिकल चेंज इज फॉलोड बाय, केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज इज फॉलोड बाय, उससे क्या हो सकता है, क्या चेंज इन स्टेट हो सकती है। कभी कभी दूध से दही बन जाता है तो सेमी सॉलिड बन गया ना, तो क्या चीज हो सकती है बताओ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर भी हो सकता है क्या, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन टेम्परेचर, कलर, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी कोई चीज है, लकड़ी जल रही है तो अचानक गर्मी आ सकती है, या किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है तो वो भी ब्लास्ट भी हो जाती है, टेस्ट ट्यूब हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए चेंज इन टेम्परेचर, या ये कह सकते हैं कि हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है या इवोल्यूशन। अगर हीट वो बाहर से एब्जॉर्ब कर रही है किसी भी तो वो हमारे हाथ से ले लेगी, फिर हमें ठंडा लगेगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट को मिक्स करो तो एकदम ठंडी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। क्यों ठंडी हो जाएगी, वो हमारे हाथ से हीट लेने लगती है। कभी चूने को पानी में मिलाते हुए देखा गया तो खूब बॉयल होने लगता है, तो उससे इवोल्यूशन ऑफ हीट, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से तीसरी चीज क्या है बताओ, एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब निकलना और एब्जॉर्ब का मतलब अंदर ले लेना ऑफ हीट, यानी चेंज इन टेम्परेचर। ये न समझ में आए तो सबसे अच्छा क्या है, सीधा लिख दो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है किसी में, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन उसमें से गैसेस निकलती हैं, फाउल गैसेस। कभी आपने देखा कूड़ा डिकम्पोज होता है तो उसमें से स्मेल आती है, बैक्टीरियल रिएक्शन नहीं आती है। तो और इसके अलावा चेंज इन ऑर्डर, महक बदल जाती है, दही की स्मेल अलग है, चेंज इन ऑर्डर। आखिरकार ये सो केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल होते हैं और इट इज फॉलोड बाय दिस, ऐसा आपके अगले पेज में लिखा हुआ है कि ये सारे केमिकल चेंज होते हैं। नाउ इसमें हम देखेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे आसपास होती रहती हैं। सो लेट अस सी दोस केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं। नाउ some chemical reactions देखो रिमिनिमेंट के करोड़ों का मेगा प्रोसेस चेक करना बंद करो। केमिकल क्लॉक, टाइम बदलेगा तो कलर बदल जाएगा। 1 घंटे पहले वैसा कलर, दूसरे घंटे बाद दूसरा कलर। सोडियम हम लोगों ने भी याद दिलाया था कि नहीं, पानी डाला था आपने मेरे दिखा था 10th वाले को अच्छा, दिखाया था। चलो अब दिखाएंगे। ये देखो पानी, ये असली लेड पानी हाइड्राइड
तो बात हो गई कि केमिकल रिएक्शन में सब कुछ होता है। आपने इसमें देख लिया कि गैस भी निकलती है, सब कुछ हो रहा है। नाउ फर्स्ट वी विल सी दैट इज मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे, क्या आप लोगों ने में से किसी ने मैग्नीशियम रिबन कभी भी अपने जीवन में जलाया है? ये कह रही कि हाँ, हर दीवानी जलाते हैं, जो फुलझड़ी जला रहे हैं वही मैग्नीशियम है। मतलब सिर्फ सौम्या ने बोला कि हम तो मैग्नीशियम रिबन जलाने मेरी हॉबी है। तो इससे पता चलता है जो फुलझड़ी है वही मैग्नीशियम है, और उसका जलना वही चीज है जो किसी मैग्नीशियम रिबन का जलना है। सो लेट अस सी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसा कि आपके बुक के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक केमिकल चेंज है। सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। और उसके बाद जो फुलझड़ी में राख बचती है, कभी आपने देखा है ऐसे छूने से, वो Hello scientific क्या हो people. जाएगा उसकी How are राख you today? So today I'm going to show you the demonstration of a chemical reaction, that is burning of magnesium. So here I have a strip of magnesium which is cut from the magnesium ribbon. So this is the magnesium ribbon and this is Bunsen's burner and watch glass in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of tongs. So when magnesium reacts with oxygen, it requires heat energy, and after initiating this reaction, you will see that the magnesium burns in presence of oxygen to form magnesium oxide, and magnesium burns in oxygen with a brilliant white flame, that is called a dazzling white flame. Very difficult to see that. So let's try the experiment, and here I am ये going इस to तरीके pull का this होगा। magnesium ribbon. तो इसको क्या है, ये बिल्कुल वही चीज है। इसको आपको थोड़ा सा घिस लेना है, क्योंकि ये रखा हुआ है जिसके ऊपर एक कुछ आ So I गया। choose हाँ, पुरानी फुलझड़ी जैसे all नहीं other रहती है things ना, aside. और फिर उसको गैस में जला लेना है। समझ में आ गई बात? ये As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. तो उसको आप बस कुछ नहीं करना है, गैस पे जैसे फुलझड़ी करते हैं ना, Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. Even let's try to break it. This is white color powder. This white color powder देखो is व्हाइट nothing कलर but पाउडर है, magnesium ये oxide. वही है जो So फुलझड़ी as you का saw पाउडर that magnesium burns with dazzling white flame. So hopefully guys you have enjoyed the explanation. If you are not subscribed to my channel, please do that. Thank you for watching the video. देख लिया ना किस तरीके से जलता है, फुलझड़ी जैसी। Spunky Jumpsuits by DJ. Download the app now. ओए, 2 कप हॉट कॉफी ला चल। जल्दी। मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा, तो ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए तो वेटर नहीं तो क्या कॉलेज का? Now, so एक केमिकल चेंज का नाम अगर हम देखें तो दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये रिबन ही तो है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कुछ को हमने प्लास्टिक में रखा हुआ है तो वो ज़्यादा शाइनी होगा, फिर भी कुछ ज़्यादा काला पड़ गया है तो जितने दिन पुराना होगा वो काला पड़ता चला जाएगा। देख रहे हैं ना आप कलर। तो अगर आप इसे बिल्कुल घिस लें देन सैंड पेपर से तो ये बिल्कुल शाइनी हो जाए। अगर हमारे पास सैंड पेपर हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसको घिस के शाइनी बनाया जा सकता है। ऐसे सैंड पेपर लेना और सैंड पेपर से इसको ऐसे से घिस लेना तो धीरे धीरे इसकी चमक वापस आ जाएगी। चमक आ रही वापस की नहीं? नाउ इट बिकम्स शाइनी। तो किसी भी चीज़ में जो आपके पास एब्रेसिव हो तो वो देखो शाइनी हो गया। ये देखो और घिसते हैं चमक गया ना। उसके अंदर से जिन निकलेगा इतना मत कीजिए। Now, so chemical change तो तुमको समझ में आ गया। There's any change which is followed by this is chemical change. Chemical reaction क्या होती है? So when any chemical change is expressed,
in such a manner that at left hand side the reactants are written, at right hand side the products are written. जरा आप ये देखें कि मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बंद करूं तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस, तो इससे क्या बना बताओ, क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और उससे क्या चीज बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो 2 दोनों में थे ना, तो दोनों में 2 थे, Mg में भी 2 था और इसमें भी 2 था। Hey there, scientific brilliant people. How are you today? So, make me scientific is मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात हो गई। लेट अस सी इसका मतलब क्या है कि Mg तो किसी मेटल को कहते हैं, मेटल के आगे Mg2 तो नहीं लगाया जा सकता, Mg कहते हैं कि नहीं मैग्नीशियम को। और ऑक्सीजन के लिए क्या सिंबल आपने पढ़ा, O2। तो O2 में जब इसको बर्न किया तो अल्टीमेटली MgO बन गया। कैसे बन गया होगा, क्या आपको ये बात मालूम है कि Mg एक मेटल है, और क्या ये भी बात मालूम है कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या 282 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और जो ऑक्सीजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 and 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। यदि मैं मैग्नीशियम को विद इट्स इलेक्ट्रॉन लिखूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 हुए, और ऑक्सीजन को जरा लिखो, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। तो अब बताओ ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 2। अगर ये अपने ये 2 दे दे, मेटल का काम ही है देना, दे करके वो ऑक्टेट पूरा करेगा, और ये क्या करेगा, नॉन मेटल, क्या ये इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करेगा? तो ये कहेगा कि ये बोलेगा मेरी 2 जगह खाली है, तो उसने कहा जाओ तुमको दोनों को दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो ये क्या बन गया, बोलिए अंशिका। वेरी गुड, Mg2 प्लस, क्योंकि इसने 2 दे दिए और इसने 2 लिए, प्रोटॉन तो नहीं लिया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज हुए कि नहीं हुए? तो इस पे क्या आ गया बताओ, O पे 2 माइनस। तो 1 2 दे रहा है, 1 2 ले रहा है, तो बोलेंगे 1 1 का जोड़ा बना लो आपस में, तुम 2 दे 2 रुपए और हम 2 रुपए ले लें। तो अल्टीमेटली इसको जितने चाहिए उतना इसके पास है, तो MgO ही तो बना। समझ में आई बात कि नहीं? तो MgO बन गया, और ये आपस में अट्रैक्ट किससे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक एनायन है और एक कैटायन, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से MgO बना। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 Mg है, तो जितने एटम्स होते हैं, एटम्स होते होंगे, कभी आपने वो देखा है कि जिससे हम कभी खिलौना बना लेते हैं, वो ब्लॉक्स है, तो जितने ब्लॉक्स होंगे, चाहे ट्रेन बना लो चाहे हवाई जहाज बना लो, ब्लॉक्स उतने ही रहेंगे। तो इसलिए जितने एटम इधर उतने ही तो उधर होने चाहिए, बिकॉज केमिकल इक्वेशन इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड नो एटम इज डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, इट इज मेरिली एन अरेंजमेंट। ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कोई एटम नष्ट या उत्पन्न किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितने एटम इधर उतने ही तो उधर होने चाहिए कि नहीं? तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन पूरा करने के लिए यहाँ 2 लगाओ, क्यों? क्योंकि इसको नहीं बदल सकते हो, स्टोइकियोमेट्री, ये नहीं लिख सकते हो MgO2। ऐसा होने से ये लगेगा एक Mg के साथ 2 O है, कैसा है? नहीं है, तो 2 है अब, लेकिन 2 Mg हो गए, तो इसलिए यहाँ क्या लगा दो, यानी 2 Mg और 2 O मिलके 2 सेट ऑफ MgO बना दी। बात समझ में आ गई? 2 Mg के एटम ये थे और O2 था, तो O2 टूट गया, समझ में आई, तो MgO बन गया। हाउएवर दिस वी विल सी लेटर ऑन कि ये कैसे हुआ, लेकिन इतनी बात जरूर समझ लीजिए कि जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उनको क्या कहते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट्स, तो इनमें रिएक्टेंट्स क्या हुए, ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये फिर क्या हुए, प्रोडक्ट। So now what does it mean by chemical reaction? वो तो था केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन क्या है,
chemical reaction. So that is symbolic representation of any chemical change. उसको बस रिप्रेजेंट कर दो. कर्डिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इसको कैसे किया जा सकता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? तो हमने सिंबल से कर दिया. आराम से पता चल रहा है कि देखो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से जल के ये बनाया, प्लस हीट. हीट भी लिखना हो तो क्या लिख दो कि हीट भी निकल गई, हीट एंड फ्लैश. हो गया कि नहीं ना? सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज in which reactants are written. Reactants are written at left hand side. LHS लिख दो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट LHS. एंड प्रोडक्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं? at RHS. And separated by arrow directed toward right. और किससे सेपरेट होते हैं? Separated by arrow directed towards right is called chemical reaction. वैसे हम चाहे तो सिंबॉलिक ना लिखें और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर दें तो भी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी, बट हम इतना हर बार नहीं कर सकते. इससे सिंबॉलिक लिखा सिंबल्स के द्वारा किया जाए. ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. रिपीट करिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction. It is symbolic representation of chemical change in which reactants are written at left hand side and its product is written at right hand side. Separated by arrow directed towards right. What is chemical change? Chemical change. The change which is irreversible in nature. It is followed by change in order, color, temperature, evolution of gas. चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है ना? सही कह रहे हो. ठीक है, इतनी बात हो गई. When magnesium ribbon is burnt, एक बार बेटा और आपसे नाम पूछेंगे. क्या नाम है आपका? दिव्यांगी. बताइए, when magnesium ribbon is burnt in air, what product is formed? बोलो. यस, तो इसको लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड. जैसा कि दिव्यांगी ने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम रिबन को किसमें जलाया जाता है, तो व्हाट इज फॉर्म्ड? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ईएम किस में लगाया? जो मेटल है. आइड किस में लगाया? जो नॉन मेटल है. जो निगेटिव है उसमें आइड और जो प्लस है उसमें ईएम. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. समझ में आ गई बात? अब बाकी आप लोगों को सबकी वैलेंसी और चार्ज तो पता ही है, तो इस तरीके से ये बनाया जा सकता है. या नहीं भी पता है तो आप इतना देख लीजिए कि जो Mg और O है, Mg का कितना चार्ज होगा? 2+ और इसका क्या होगा? तो ये इस पे चढ़ेगा और ये इस पे चढ़ेगा. जो कि 2 है तो 1 चढ़ेगा 2 से डिवाइड करके. तो इसका फार्मूला क्या बन गया? MgO. ठीक है. सो व्हाट इज रिएक्टेंट? बेटा क्या नाम है आपका? यस बोलो. व्हाट इज रिएक्टेंट? सर जो प्रोडक्ट्स के पहले ये ज्यादा अच्छा रहेगा. बोलो सृष्टि, व्हाट इज रिएक्टेंट? So the हाँ, atoms or elements which react to form a product. Atoms and elements which participate in chemical reaction are called reactants. ये ठीक है. चलिए, सो जैसा आना ने बताया कि
atoms, a chemical substance which participate in chemical reaction in order to form products. So reactant क्या है? Chemical substance which participate in chemical reaction and form products are called reactants. मुझको एक दो बार नाम पूछना पड़ेगा। बेटा आपका क्या है? ध्रुवांशी। हाँ, ध्रुवांशी समझ। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? Mg और O2 इसके रिएक्टेंट्स हैं। नाउ प्रोडक्ट्स, डिफाइन करें ध्रुवांशी, व्हाट इज प्रोडक्ट? When two substances participate in a chemical reaction and the final solution is formed. ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। Chemical substance which are produced in a chemical reaction is called product. ये सही। केमिकल सब्सटेंस which are produced during chemical change, कोई भी केमिकल चेंज होता है ना, is called product या are called product। ठीक है, बहुत सारे भी कर सकते हैं तो उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। नाउ जैसे कि H2 और प्लस Cl2, तो इससे क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और ये क्या है? क्लोरीन गैस। और क्या बनेगा? HCl। सो HCl बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये दो H के हैं, इन लोगों ने आपस में H2 बना लिया, और ये Cl का थोड़ा सा बड़ा होता है तो Cl का है। तो अब ये आपस में जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें हिट होते हैं पार्टिकल। कैसे होते हैं? हिट। और उनको ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हिट होगा तो बोलो क्या होगा? क्या Cl बन जाएगा? आना, ये H है और ये Cl है, ये दोनों आपस में टकरा जाए तो बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। नहीं बनेगा। जैसा आना ने कहा नहीं सर, नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा कहा आना ने? वो बोल रही है कि इस तरीके से टक्कर होनी चाहिए कि ये ओरिएंटेशन करेक्ट है, तब जाके ये यहाँ से टूटेगा, और टूटने पे खट से ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे फिर से समझो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला तो अभिषेक क्या बना? ये है यॉइंग का चमत्कार। ऐसे होता है उबासी लेने से। ये देखो खट से बता दिया इन्होंने कि हेबर प्रोसेस है सर, अमोनिया सीधा बन रहा। अच्छा, अमोनिया का फार्मूला भी बेटा बता दो। वो फार्मूला तक नहीं याद है, काफी इंप्रेसिव है। हाँ बोलिए। NH4, वो तो अमोनियम होता है। NH3 आपने सही बता दिया। तो MH, समझ में आया? नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिले तो क्या बना है? तो अब जैसे ये यहां से टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद क्या होगा बताओ? क्या एक H और एक Cl बन जाएगा, और नीचे वाला H किससे मिलेगा? तो ये तो कितने सेट ऑफ HCl बने?
तो जितने टूटे थे उतने ही बन गए क्या? हिसाब बराबर है। तो इससे पता चलता है 2H और 2Cl है, ये पता चलता है कितने सेट ऑफ मॉलिक्यूल। जरा यहाँ देखो, अब ये N है और ये क्या है? N2 है। समझ में आ गई बात? तो इनमें जब टक्कर होती है, इसमें 3H2 चाहिए, बात सही है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब हम देखेंगे कितने बनता है। तो इसकी तरफ VHI ऐसे ऐसे, यानी अब आप देखें और H करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर और भी बनेंगे, हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये इस पे टक्कर मारे तीनों एक साथ, तो ये यहाँ से टूटे, 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 ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो बोलो ये क्या बन गया? NH3 बन गया। और यहाँ से क्या बना? अब वो अगले वाले से जुड़ेगा, पूरी चेन। समझ में आया? ओरिएंटेशन का मतलब समझे कि कोई कह दे कि N2 है और हम लाइन से टकराएंगे, बोला हम लाइन से टकराएंगे, NH3 बनाना है तो बना लो। ये देखो कैसे, जरा देखें ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या करेक्ट है, 1H और 1H। अब वास्तव में NH3 का फार्मूला ये है, H और H। इस तरीके से मॉलिक्यूल NH3 का, ये मदर एटम है। तो बोलो ये चीज ठीक रहेगी कि ऐसे टकराएं? ये नीचे वाला ऐसे टकराएंगे तो ये इससे जुड़ेगा, इससे थोड़ी ना जुड़ पाएंगे। तो करेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में जैसा अभिषेक ने बताया, सर इस चीज को आप अप्लाई करिए, आप अमोनिया बना ले जाएंगे। और इस प्रोसेस का बेटा क्या नाम बताया था अभी हमने? अच्छा सुन नहीं रहनी तो भी बता। हाँ, करेक्ट ओरिएंटेशन और ये प्रोसेस जिससे अमोनिया बनाया जाता है, हेबर प्रोसेस। क्योंकि जिस कंट्री में अमोनिया सबसे ज्यादा बनता है वही सबसे अमीर कंट्री है, इसी के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसी से फर्टिलाइजर बनता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, हर चीज अमोनिया। तो अमोनिया बना लिया तो कार्बन डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया, सब कुछ इसी से। अमोनिया जो बना ले गया वही देश है, और इसके लिए हेबर को नोबेल प्राइज मिला, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से हेबर, ये प्रोसेस क्या कहलाया? हेबर प्रोसेस। तो हमने क्या चीज देखी बताइए? जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो ये अभी बैलेंस्ड है कि नहीं अभिषेक? यहाँ कितने नाइट्रोजन है? बोलो। एक नाइट्रोजन, ये नहीं बता पा रहे। 2 एटम है ना नाइट्रोजन के, देखो यहाँ बनाया भी है, 2 है, 2 नाइट्रोजन। तो इधर कितने हैं? 1 है। लेकिन जब ये टूट के बनेंगे तो वास्तव में एक NH3 से बनेगा, एक NH3 से, तो कितने सेट बनेंगे अमोनिया के? 2 सेट बनेंगे। तो अब हमें क्या कर देना चाहिए? जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है, जो ये इसके शुरू में होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। वहां पे 2 लिख देना चाहिए। ये जो चीज है, यानी हमें कहाँ डालना चाहिए? स्टोइकियोमेट्री। तो इसकी 2 हाइड्रोजन के 3 ग्रुप्स है ना, 6 बोलो। 3 होने चाहिए, आपने 6 कहाँ पे? हाइड्रोजन जो है ये ना। तो ये जो टकरा रहे हैं, ये 3 जो है और किसी के साथ हैं, वो हमने देखो, आपने एक 3 इस साइड बनाया ग्रुप और 3 इस साइड बनाया। हाँ, तो वो H2 थे। जब टक्कर हुई तो वो जब अलग हुए तो उन्होंने अपना साथी खोज लिया। इन तीनों को मत सोचो, क्योंकि हमने बताया एक नेटवर्क है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि इधर भी 3 इधर भी 3, तो टोटल 6 हो गए। 6 हैं तो 6 हैं। तो देखो जरा, इससे क्या बना? M। कोने वाले निकल रहे और कोने वाले दूसरे के पास चले गए, उससे मत जान, क्योंकि एक नेटवर्क है ना पूरा। तो ऐसा 10 लाख एटम जब टकराते हैं तो एक ही से ओरिएंटेशन में आता है, एक टक्कर में अमोनिया बनता है। वो खुश नसीब टक्कर। समझ आई बात कि नहीं? अब देखो, ये मतलब 6 उनमें से जो अंदर वाले 3 है वो उधर जाएंगे और वो वो बाहर दूसरे के साथ बना लेंगे। 5 भी आ गए और 6ठा नहीं आने पाए तो भी नहीं बने। ये नहीं कि हम बना के बैठे तुम भी आ जाओ, ये बुलावा नहीं है। 6 एक साथ टकरा। और यही नहीं, ऐसे नहीं कि ये है, ऐसे नहीं,
टक्कर होनी चाहिए. इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड. ऐसी टक्कर हो कि वो उनके बॉन्ड्स तोड़ दे. Two things are required. One is activation energy and other is correct orientation, which makes the products possible. जैसे ये टक्कर ठीक लगी आपको, और अगर 2H होते और 2 ऐसे होता तो तब ठीक लगती कि ना ठीक लगती? तब ठीक ना लगती. तो बात समझ में आ गया. NH3 NH3. तो अमोनिया की स्टोइकियोमेट्री क्या है? हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री क्या है? बताइए. आप बता. 3 है लिखा हुआ है. आप सोच रहे हैं. अच्छा, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है लिखा. सब कुछ यहीं से देख के बताना. डाई एटॉमिक है. स्टोइकियोमेट्री 3. बोलो बात समझ में आ गई? मतलब किसी मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं वो उसकी स्टोइकियोमेट्री है. हाँ भाई. 3 सेट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो 3 इसकी क्या हुई? स्टोइकियोमेट्री. अमोनिया की कितनी स्टोइकियोमेट्री? जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है. HCl की क्या स्टोइकियोमेट्री? देख लो 2 है. तो समझ में आ गई बात. तो दिस इज अमोनिया इज फॉर्म. नाउ व्हेन नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen gas, then what is the product form? ध्रुवांशी. When nitrogen gas, नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, 78.9%. तो जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस से बैलून उड़ाए जाते हैं. बैलून भरी जाती है कि नहीं, हल्का हो जाता है. तो बोलो तब क्या बनता है? बोलिए मोहित. व्हाट इज फॉर्म? यस बोलिए. नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करे तो क्या बना? अमोनिया. यूरिन तुरंत बता दिया सर, जो यूरिन में बदबू आती वही गैस बनती है. वहां से अमोनिया निकला था क्योंकि वहां यूरिया डिकम्पोज होता है तब अमोनिया निकलती है. और ये अमोनिया ही है. इट इज फाउल स्मेलिंग गैस. क्लियर कट है. यस इस मामले बात समझ में आ गई कि नहीं? नाउ अब आपने देख लिया कि क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है. जरा चेक करें कि what does it mean by balanced chemical reaction? What does it mean by balanced chemical? सर हेबर प्रोसेस की कोई डेफिनेशन? कुछ नहीं. हेबर प्रोसेस एक वैज्ञानिक थे हेबर. तो उन्होंने बताया कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बना सकते हैं जिससे कि उस देश का विकास ज्यादा और डेवलप्ड कंट्री में वो आ जाए. उनको इसका कौन सी कंट्री के थे हेबर? मतलब ये 673 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इन्होंने ये कंडीशन बताई. ऐसे बनाओगे और आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति बनाओगे बहुत बढ़िया अमोनिया बनेगी. ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को दे पाओगे, दिल खुश हो जाएगा, पैसे भी कमाओगे. तो उन्होंने ये चीज़ बता दी. उसका नोबेल प्राइज मिला. वो हम आगे देख लेंगे. कुछ कंडीशंस भी चाहिए ना किसी चीज़ के लिए. तो अब यहाँ देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? इक्वेशंस. सो नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर if number of atoms of various kinds, जैसे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, if number of atoms of various kind at left hand side is equal to right hand side, then such a reaction is called balanced chemical reaction. If number of atoms of various kinds at LHS is equal to the corresponding atom at RHS
then it is called balanced chemical equation. उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जरा देखें। So various kinds की जगह element लिख सकते हैं of each element. हाँ लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स या ऑफ ईच एलिमेंट भी लिख सकते हो, चल जाएगा, सही है। अच्छा आप जरा देखो यहाँ पर, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। नाउ एलिमेंट है N और एलिमेंट है H, तो ये बताइए यश, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है, जरा काउंट करके तो बताओ, यहां से देख के बताओ, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है। अच्छा, और ये मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, अच्छी बात है। आंचल, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? Left is 2. ये बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा सर H2 के 3 सेट मौजूद हैं, इसी से पता चल रहा है 6 एटम। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, इस चीज को हम सब समझें कि क्या कहना चाहती है। बोले सर आपने H2 है और इसके 3 सेट ले लिए हैं, 3 मॉलिक्यूल, इससे सीधा पता चलता है कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलेंगे इनका कॉन्सेप्ट ही अच्छा है कि H2 के सर आपने 3 सेट लिए और H2 की एटॉमिसिटी 2 होती है, उसमें खुद ही 2 हैं और 3 सेट आ जाए। मान लो मियाँ बीबी हाथ पकड़े आ जाए, 3 मियाँ बीबी आ गए, 6 आदमी बारात के अंदर, तो 3 सेट आ गए। सोचो जरा, तो 3 सेट में 6 आदमी का खाना बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। हलवाई बोलो 6 का और पूरी कर लो, तो इतनी बात हो गई। तो नाउ 6 हो गया कि नहीं स्टोइकियोमेट्री। नाउ आंचल ये मुझे बताइए कि इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? एक NH3 में। ये ज्यादा अच्छा कह रहे सर आप एक में देखो ना, एक मॉलिक्यूल में 3 है, मतलब आप देखिए इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर कट है। बोले एक मॉलिक्यूल में 3 है और 2 आपने स्टोइकियोमेट्री लिए, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 में कितने हुए? तो इस तरीके से हम इनके कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? 2 मॉलिक्यूल हैं तो बोलो हाइड्रोजन के कितने एटम हुए? 6 हुए। बोलो बात समझ में आई? तो 6 हो गए। अगर आपको बात समझ में आई है तो मुझे यहाँ बताइए क्लोरीन के कितने एटम मौजूद हैं? सही है। हाइड्रोजन के? क्योंकि जो यहाँ है वो दोनों के लिए है। बोलो बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो ये मुझे बता दो कि 2CuSO4 में यश ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं? 1, क्योंकि एक कॉपर सल्फेट में ही 4 ऑक्सीजन है और 2 सेट ले लिए, यानी एक परिवार में ही 4 बच्चे और एक बीवी और एक मियाँ और 2 परिवार सिमिलर हो गए तो उसमें 8 बच्चे नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से दैट इज 2 कॉपर सल्फेट। तो हमें स्टोइकियोमेट्री सबके साथ है, वो उतने सेट हैं। समझ में आया? ऐसा देख के अवनी तुम ये बताओ, क्या ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एट LHS is same as RHS, so this chemical reaction is balanced. बोलो। एटम मतलब यहाँ पर H2 है ना और H2 3 है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 6 हो गए। और यहाँ देखो ना H2 तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, लेकिन हम तो कह रहे हैं एटम कितने? तोड़ दो सारी पंखुड़ी, भूल ना गिनो, पंखुड़ी गिनो। NH3 में कितने हाइड्रोजन है? एक में 3, एक है ना, ऐसा बना के देख लो ना NH3।
तो बोलो 2 सेट में कितने हुए? बोलो सही है। तो लास्ट में क्या लिखोगी? एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स at LHS is equal to RHS. So this chemical equation is balanced. लिखो इस बात को, as number of elements of each element, number of atoms of each element at LHS is equal to RHS. So this chemical equation is balanced. Now अब कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाएं, नोट करिए इधर का। Define chemical change, chemical equation, balanced chemical equation, reactants and products. रिएक्शन ही हुआ ना, नहीं आपने 2 बार अभी देखते हैं इक्वेशन और इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा तो है। रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, 2 डेफिनेशन लिखा है, दोनों पूछिए। एक रिएक्शन रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन लिखो उसमें। सिंबॉलिक रिएक्शन करके कुछ नहीं होता। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन है। हाँ, उसमें केमिकल इक्वेशन लिखो। जो दूसरी डेफिनेशन लिखाई वो इक्वेशन की, ठीक है, और वही बैलेंस कर दी बाद में। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। Mg+O2, इसको बैलेंस भी करना है। H2+Cl2। नाउ N2+H2। कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही करना है, बैलेंस कर दो। मतलब फिर वो जैसे ये इसे पूरा कर दो, जहाँ जो स्टोइकियोमेट्री लगानी लगा। उधर जहाँ टू लगना है। हाँ, ये सब नहीं करना है। चलो ये लिखो। पूरा सही करने में 5 रुपए का चिप्स, चॉकलेट या पेन। जो ऐसे इतना आसान केमिकल हो गया एक साल हमको आधा नंबर कहाँ देते हैं सब। ये हाँ, डायरेक्ट बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। उसी एक लाइन में ही आंसर है, उसी में पूरा लिखो। सर ये केमिकल चेंज में फॉलोड बाय वाला भी लिखना है। केमिकल चेंज में फॉलोड बाय लिखना है, वो लिखना है। कोई सारी बैलेंस है ना। नहीं, टेबल नहीं। Why chemical reaction is needed to be balanced? तो क्वेश्चन है,
needed to be balanced. इसे क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? So any chemical reaction is merely a rearrangement of atoms. यहाँ का आइटम निकाल के वहां लगा दिया, वहां का वहां, ठीक है? And in this no atom is destroyed और no new atom is created. सिर्फ ये एक तरीके का अरेंजमेंट मात्र है. Any chemical reaction is merely a रीअरेंजमेंट. जैसे आप वो ब्लॉक नहीं लगाते, बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ से फंसा दिया उसमें ये, तो उससे कुछ ब्लॉक खत्म हो जाते हैं क्या आपके? सो एनी केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर यहाँ इक्वेशन लिखो, क्योंकि इक्वेशन है लेकिन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी चाहिए? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का व्यवस्थापन मात्र है, उसमें कोई एटम नष्ट नहीं होता और ना ही उत्पन्न होता है. सो एनी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की इक्वेशन समझो, क्योंकि इक्वेशन नहीं होती है. जैसे आप टेस्ट ट्यूब में इक्वेशन करवाते हो क्या? वहां रिएक्शन होती है, अब उसमें क्या डाला और क्या बना वो लिख दिया, वो इक्वेशन है. होती तो रिएक्शन है लेकिन लिखी इक्वेशन जाती. बात समझ आएगी नहीं? तो ये नहीं लिख सकते हो कि ड्यूरिंग एनी केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन थोड़े ना हो रही वहां तो रिएक्शन हो रही, और उसी में हमने क्या डाला और क्या बना वो लिख दिया. बात समझ आएगी नहीं? तो जो तुमने फुलझड़ी जलाई वो केमिकल इक्वेशन थी कि केमिकल रिएक्शन? उसको जो लिखा आपने कि वो इक्वेशन, कि इसने ऑक्सीजन लिया और यहाँ से मैग्नीशियम लिया और ये जो बुरादा बन गया, तो ये समझ आया कि नहीं? सो एनी केमिकल रिएक्शन इज मियरली रीअरेंजमेंट. ये किसका रीअरेंजमेंट है? ऑफ एटम्स. सिर्फ या मात्र, मैरली का मतलब है मात्र, अरेंजमेंट है. एंड देयर इज नो न्यू एटम इज क्रिएटेड. और मैरली का मतलब है मात्र या सिर्फ. So or any atom is destroyed. ठीक है? So इतना हो गया. Chemical reaction is needed to be balanced so that it is in accordance to law of conservation of mass. इसलिए उसे बैलेंस की जाती है जिससे कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का अनुपालन कर सके. नहीं तो ये क्या उसको वायलेट ना कर दे. अगर हम ना बैलेंस करें, कहेंगे वहाँ दो थे देखो एक बन गया, हमने तो वायलेट करके दिखा दिया. वायलेट नहीं कर सकते आप. इट इज नीडेड टू बी बैलेंस सो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज needed to be balanced so that it is in accordance to law of conservation of mass. इतनी बात समझ आई? अब जरा देखें, क्वेश्चन पूछा गया है वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग. जब मैग्नीशियम रिबन आपको दिया है, आप घिसोगे जमीन में, तभी तो जलाओगे. नहीं जलाओगे तो फिर जमीन में घिस दोगे. तो वाई मैग्नीशियम
ribbon is rubbed before burning. क्यों बर्न करने से पहले? जैसे आप फुलझड़ी जला रहे, नहीं चल रही, तो छोटा भाई कहेगा लाओ दीदी, और जमीन में घिसेगा, कहा देखो जल गई। क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, सर इसके ऊपर एक O2 या CO2 की लेयर जम जाती ये है, जम जाती है। तो उसको स्मूथ करने में सो यानी होता क्या है कि when due to prolonged exposure of magnesium in air, ठीक है, ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। हाँ, ए प्रोटेक्टिव लेयर इज जनरेटेड विच इज क्वाइट इनर्ट इन नेचर। ये बिल्कुल अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है, इट इज इनर्ट, सोई हुई है, तो उसलिए वो रिएक्शन ही नहीं कर रही है। सो टू रिमूव दैट लेयर मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड, उसको आप रब करें विद एब्रेसिव रेगमाल से या किसी तरीके से। सो ऑन prolonged exposure of magnesium in air, a protective layer लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर का मतलब है लंबे समय तक अगर उसे बाहर रखा जाए। हमने इसे काफी ढक के रखा, लेकिन लापरवाही हो जाती है हमसे भी, वो काला ही पड़ गया मेरा पूरा। अब उसको पूरा खींच के पूरा फिर से करो तब रखो। पहले लपेट के रख, लेकिन हवा से कैसे बचाएं? काला पड़ी गया, क्या करो? ठीक है, ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। हाँ, इसके आगे दिव्यांशी, क्या दिव्यांशी नाम ना, दिव्यांगी, ये तो ध्रुवांशी, ये यश है, अभी दिव्यांगी होगी, ठीक है। ये मुझे बताओ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज, इसके आगे का सेंटेंस बताओ, इन्हीं को जब बताने दो, नाम बताना है। आगे बताइए, यश विच इज yes which is inert का मतलब है बिल्कुल अक्रियाशील। एक होता है क्रियाशील और एक है कि जो क्रिया ना करे, केमिकली इनर्ट इन नेचर। बहुत अच्छा लिखे तो क्या लिखा जा सकता है? केमिकली प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। कोई भी चीज बाहर रहे तो क्या उस पर जंग न लग जाए आयरन पे, और डिब्बे में बंद हो तो लाल बिल्कुल बढ़िया आयरन है। वो हमने दिखाया था कि नहीं, कैसे आयरन बिना रस्ट का बाहर रख दो जंग लग जाए। हाँ, तो इज विच इज केमिकली इनर्ट इन नेचर, ठीक है। टू रिमूव दिस लेयर मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव है ना, वो जलने नहीं देगी उसको, तो इसलिए टू रिमूव दिस लेयर मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। टू रिमूव दिस लेयर मैग्नीशियम रिबन is rubbed before now how to balance chemical equation? मान लीजिए आपके पास Fe3O4 है और उस पर पानी डाल दिया, मतलब आप ये समझिए Fe है और उस पर पानी डाल दिया, ठीक है। लोहा है, डोसा बनता है ना, ये रक्त तप्त लोहा है,
रेड हॉट आयरन और उस पर पानी डाल दिया, तो मम्मी क्यों डांटती हैं? आपने तो तवे पे पानी डाला था, मम्मी क्यों डांट रही है? कहेंगी तुमने जहाँ पानी डाला था वहाँ गड्ढा पड़ गया ना। तब तुम कहोगे नहीं मम्मी, ये Fe3O4 बना है, ये मैग्नीशियम मैग्नेटाइट बना, तो फिर और मारेंगे कि हमको ध्यान देते। मतलब आप तो सही बता रही हो, आपने गलत नहीं बताया। ये गड्ढा क्यों पड़ा उसका रीजन दे रहे हो ना उनको, लेकिन वो मानेंगे नहीं, करके देख। और हाइड्रोजन गैस, ये देखो, तो डोसे का तवा हर 4 महीने बाद क्यों बदलना पड़ता है बताओ? इतना मोटा लाता है और 4 महीने बाद बदल देता है, क्योंकि वो जितने डोसे बनाता है हर डोसे के बाद उससे पानी डालता है। देखते हो कि नहीं? तो उससे एक लेयर उसकी निकल जाती है Fe3O4 बन के काली लेयर, और फिर एक एक करके निकलती जाएगी, पतला होता जाएगा, जब ज्यादा पतला हो जाएगा तो जल जाएगा डोसा, तो फिर से मोटा लगेगा। ये करना पड़ता है कि नहीं उसको? तो अब इसको हमें बैलेंस करना है। व्हेन रेड हॉट आयरन इज, और उसके ऊपर क्या डाल दिया? वाटर डाला कि स्टीम? देख लो बुक में स्टीम लिखा है, गैस लिखा है इसके आगे, इसको सॉलिड लिखा, और इसको क्या लिखा? और ये मैग्नेटाइट बना। क्या बना बताइए? मैग्नेटाइट। इसी से मैग्नेट बनते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस है। ओके, नाउ रिएक्शन आपको दिखी कि नहीं? देख लो, हाँ बोलो। सॉलिड, ये तो सॉलिड हो गया। इन सब के हमें फेज लिखने पड़ेंगे, इन सब की स्टेट लिखनी पड़ती है। तो आपने डाला है वाटर, लेकिन वाटर नहीं है, चूंकि वो इतना गर्म है तो उस पर क्या बन गया? वो स्टीम बन गया, और उस स्टीम ने इससे रिएक्ट करी, तो ये मैग्नेट, काले मैग्नेट देखे कभी आपने? आयरन या मैग्नेट, तो वही मैग्नेटाइट इसी से बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। और हाइड्रोजन गैस। तो आयरन में जब स्टीम डाली जाएगी तो क्या 2 प्रोडक्ट बनेंगे सृष्टि? मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात कहती हो। तो अब हम इसे कैसे बैलेंस करें? हाउ टू बैलेंस, हमें क्या देखना है? बैलेंस। तो पहला प्रोसेस है कि फर्स्ट बैलेंस मेटल और नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एलिमेंट यहाँ क्या दिख रहा है? सो लिखो इस बात को कि स्टेप 1, फर्स्ट बैलेंस एलिमेंट, जो भी मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप जरा करो तो, Fe और प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यशिका, तो मुझे ये बताओ कि राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम हैं? बहुत अच्छी बात है प्रबलीन, ये 3 है। और लेफ्ट में क्या करोगी? बोलो बोलो। 3 की स्टाइकियोमेट्री चढ़ा दोगे। यहाँ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, यहाँ 3 स्टाइकियोमेट्री चढ़ा दी जाएगी। तो इसमें क्या कर दिया जाए? बैलेंसिंग Fe, ये इसको क्या लिखा जाएगा? बैलेंसिंग Fe। क्या Fe बैलेंस कर दिया आपने? अब अगला, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से भी सबसे छोटा कौन सा है बताओ? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? सबसे सिंपलेस्ट इसमें कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि H2 है, उसको सबसे लास्ट में करना। जो सबसे छोटा उसको किनारे हटा दो, कह दो बाकी का ग्रुप बनने दो, अभी रुको तुम जरा, तुम्हें तो लास्ट में भी हम कर देंगे, आधा भी चढ़ा देंगे तुमको, हाफ भी लगा देंगे, क्योंकि उसको बैलेंस करने से किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा तुम 4 बचे हो, 4 और आ जाओ। तो अब नाउ बैलेंस, अगला स्टेप क्या है? नाउ बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? बैलेंस दैट
विच इज लेस, मतलब जो क्या हो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच इज सिंपलेस्ट एट लास्ट, उसे लास्ट में करो। अभी ऑक्सीजन को करो। अगला स्टेप क्या है? स्टेप 2। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, और O2 ना लिख देना, क्योंकि कहीं पर ये H2O है, कहीं O2 है। तो नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल पहले करो और एलिमेंट का बाद में। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस करने जा रहे हैं, यस बात समझ में आ गई? सर वो कंपाउंड और वो देख लो, ये कंपाउंड है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन एक फिक्स्ड रेशियो मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो बोलो कंपाउंड को पहले करोगी कि एलिमेंट को? कंपाउंड को, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। इनका मसला सुलझा लो, लास्ट में इसको देखो, जो बिल्कुल सबसे छोटा उसको सबसे लास्ट में देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अब आप ऑक्सीजन को करना चाहती हैं, तो यहाँ लिखो बैलेंसिंग ओ। ऑक्सीजन नहीं लिखना है, ये नहीं है, O2 से में नहीं ले देना, क्योंकि कहीं O2 होगा, कहीं Fe3O4 होगा, तो अपने मन से मॉलिक्यूल नहीं लिखना है, ठीक है? चलो अब मुझे ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं ना सर? सबसे अच्छा ऑक्सीजन लिखो, O भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? अब देखो 3Fe + H2O, Fe3O4। अर्पिता से नहीं पूछा है। अर्पिता मुझे बताइए कि हम ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें? सर वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है और हाँ। राइट हैंड साइड में 4 है, हाँ तो वहाँ पे हाँ 4 H2O की स्टोइकियोमेट्री 4 लगा दो, यानी इन्होंने कहा यहाँ 4 लगा दो। सर अगर 4 लगा दें तो वो H अभी हमने H बैलेंस ही काम किया, सर अभी एक एक करके कर रहे हैं ना। तो अभी यहाँ 4 था, कितने हो यहाँ पे? 4 है। तो अगर मैं 4 सेट ऑफ H2O ले लूं, H2O के कितने सेट ले लूं, तो क्या हमारे पास 4 O हो जाएंगे? H2O भाई आप समझो, O H कितने सेट ले लिए? और 4 सेट लेने से क्या 4 O बन जाएंगे, जैसा अर्पिता ने बताया? बोलो। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ आ रही खाना खाने, तो 4 ऐसी माएँ आ गई, है कि नहीं? तो ये 4 था, तो इन्होंने कहा यहाँ 4 लगा दीजिए सर। मॉलिक्यूल को नहीं बिगाड़ेंगे कि यहाँ नहीं H2O को H2O को थोड़ी कर दोगे, वो तो फिक्स्ड रेशो था ना। इतनी बात समझ में आ गई? सौम्या यहाँ 4 है, कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4। तो इधर कितने थे? तो क्या करोगी? तो स्टोइकियोमेट्री में ऐड कर सकती हो, यहाँ फार्मूले में कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फार्मूले तो सबके फिक्स होते हैं, 9 में पढ़ रखे हो। ऐसे नहीं कर सकते हो कि NaCl को NaCl2 लिख दो, लिख सकती हो क्या? अगर ये O से बड़ा H को छोड़ दो अभी, H2O और H2 में किसे पहले बैलेंस करोगे? H2O और H2 में जो कॉम्प्लेक्स है, जो थोड़ा कठिन है, उसको पहले बैलेंस तो करो। मतलब H2 पहले करेंगे ना? H2 सबसे जो सरलतम है, वो सब उसको किनारे करो, जो सीधा साधा है, लास्ट में उसको देख लिया जाए। अच्छा, जो सबसे सिंपल है ना, उसे सबसे लास्ट, सिंपल लास्ट, ठीक है? तो अब हम बताओ किसको बैलेंस करना है? H2 लास्ट। सो लेट अस बैलेंस H2। इधर 4 लगा देंगे पहले। तो नाउ नाम ही भूल जाते हैं, क्या नाम? ध्रुवांशी। आपके क्लास में ही है क्या? चलो, तो बैलेंसिंग चलिए ध्रुवांशी। अच्छा, ध्रुवांशी लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है? 8 एटम है। अच्छा, तो मैं राइट में 8 कैसे करूं? सर वहाँ पे भी 4 लगा दीजिए।
लगा दें, तो मैं इसकी स्टोइकोमेट्री में 4 लगा देगा। बोलो सही है। अब हम चेक करेंगे इज द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन Step 3 लिखना है या फिर लिखो, स्टेप 3 तो लिखना ही पड़ेगा। पहली बार तो लिखना पड़ेगा, बाद में हम फर्जी वाला करेंगे, पहले प्रॉपरली करते हैं। जैसे बुक करें 3 पेज दे रही बुक इसको, तो हम भी क्यों ना दें। एलिमेंट मतलब प्रॉपरली धीरे धीरे कर रही है अपने आप। HO ये एलिमेंट हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स एट LHS और RHS। अभिषेक बेटा, अब आप मुझे जरा थोड़ा बता दो इनके बारे में, जिससे कि हाँ बताइए। Fe के बारे में बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम, इसमें देखो 3, राइट हैंड साइड में H के बताओ। बोलो सही है, क्योंकि 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा इसका इधर ऑक्सीजन का बताइए, और इधर एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स या ईच एलिमेंट एट LHS एंड RHS आर इक्वल। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सिंपली भी लिख सकते हो। सो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल मतलब उसी इक्वेशन। को हम बैलेंस करते हैं ना। हाँ, so now balance following chemical equation stepwise and tabulate the result to confirm that कभी 5 भी हो जाता है, कभी डेली 5 और संडे को पूरे वीक को उसका 10:30 कल 10:30 कल 10:30 से आप लोगों की 12 क्लास है इंग्लिश की। सर थोड़ा जल्दी आ देखो हम 9 के साथ नहीं रखना चाहते, 9 और 8 के साथ में कर दिया, आपके अलग रखिए। उन्हीं के साथ करना चाहते हैं तो 9 to 10 बार वही पागल जैसा आप चाहो। इसीलिए हमने अलग रखी कि थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा रखें। जल्दी कर दो, थोड़ा हमारा वो उनका 9 से 10:30 है। उनका बदल दो। क्यों? मेरे को जाना है, मेरे को भी जाना है। यही टाइम है। पढ़ाई लिखाई करो अभी 10th क्लास में। चलो अरे वो ये आपके कृष्ण रुक्मणी विवाह है तो उन्होंने पूजा लीजिए। रखी। इसके बाद छुट्टी। बस यही टैबुलेट करना है ना। टैबलेट मिनिस्टर बस टैबलेट करना। यार बच्चे लोग इधर देखिए इधर। हाँ ये बात है, पूरी ट्यूशन लगभग 10th से देखा है और ये भी हमारे यही नाम करेगी। तुम्हारी इज्जत से ज्यादा इधर 4 इधर। हाँ हमारी इज्जत हम उल्टा करते हैं।